हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडीजी। आर्ट्स स्टडी मेडीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ मॉडर्न यूरोप। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आधुनिक यूरोप का हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 2 के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ये हमारा नेपोलियनिक ईरा यानी कि यूनिट 2 का चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन या रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन देखेंगे, जिसमें मतलब नेपोलियन का क्या योगदान था फ्रांस और पूरे यूरोप में। तो योगदान क्या था उस तो डायरेक्ट आपको मिलेगा नहीं। एक तरह से नेपोलियन जो वहाँ पे काम किया, जो जो रिफॉर्म किया और फॉरेन पॉलिसी के तहत भी जो काम किया, वो सब क्या हुआ, एक तरह से नेपोलियन का कंट्रीब्यूशन ही तो हुआ। वो फ्रांस को क्या दिया नेपोलियन, तो उसको अब ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, तो इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आएगा बहुत जल्द, ठीक है। और पिछले लेक्चर्स को आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर्स को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब नेपोलियन के क्या क्या सुधार थे, तो 1799 से 1804 के मध्य में नेपोलियन कौंसल व्यवस्था के तहत फ्रांस के शासन पर नियंत्रण स्थापित करता है। नेपोलियन डायरेक्टरी का शासन को समाप्त कर देता है, फर्स्ट काउंसिल इस्टेब्लिश करता है, जिसमें से फर्स्ट काउंसिल का सारा पावर अपने पास रख लेता है। उसके बाद अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नेपोलियन वहाँ पर नया संविधान बनवाता है। शासन व्यवस्था में सुधार करके अराजकता यानी कि इंसर्जेंसी जो वहाँ पे रहता है, उसके स्थान पर वो पीस लाना चाहता है, शांति स्थापित करता है। आर्थिक सुधार में राज्य के राजस्व में वृद्धि की तथा शिक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं में सकारात्मक परिवर्तन से सामाजिक सेवाओं में राज्य की भागीदारी बढ़ाई। इसी क्रम में उसने पोप के साथ समझौतों से धार्मिक तनाव को स्थिर करने का भी प्रयास किया। यानी कि नेपोलियन हर क्षेत्र में क्या करता है, सुधार करना चाहता है। चाहे वो वहाँ पे आर्थिक स्थिति जो था उसको सुधार करने के लिए जो जो कदम उठाता है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करता है, धर्म के क्षेत्र में सुधार करता है, पॉलिटिक्स में सुधार करने का कोशिश करता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि उसका सुधार सब क्या होता है, एक तरह से गड़बड़ सुधार रहता है, कुछ भी ठीक सुधार नहीं करता है वो। तो अब हम लोग एक एक पॉइंट को इसके देखेंगे बाद में। नेपोलियन ने कौंसल शासन काल में फ्रांस का सम्राट बनने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। तो पहले तो वो फर्स्ट कौंसल के रूप में काम करा, लेकिन बाद में धीरे धीरे निरंकुश हो गया और डिक्टेटर बन गया। तो किसी को पता नहीं था कि ये सम्राट बन जाएगा, लेकिन वो बना। तो फर्स्ट काउंसिल में जैसे ही पावर लिया वो, तो एक तरह से वहीं से उसका शुरुआत हो गया सम्राट बनने का। यही कारण था कि उसके सम्राट बनने पर जनता द्वारा विरोध नहीं किया गया, बल्कि खुशियां मनाई गई। यानी कि नेपोलियन अचानक से सम्राट नहीं बनता है, धीरे धीरे पावर को ग्रैब करता है, यानी कि धीरे धीरे पावर को हथियाता है। अब हम लोग देखते हैं 1799 का संविधान। ये नेपोलियन का सबसे पहला काम किया, सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन दिया नेपोलियन, वो ये था कि नेपोलियन ने शासन व्यवस्था को अपने अनुकूल करने के लिए, यानी कि अपने हिसाब से वहाँ का शासन चलाने के लिए संविधान बनवाया था, जो 1789 ईस्वी के क्रांति के बाद से चौथा संविधान था फ्रांस का। नवीन संविधान के तहत उसने क्या किया, कार्यपालिका का संचालन जो है 3 सदस्यीय कौंसिल के माध्यम से किया गया वहाँ पे। उसके बाद प्रथम कौंसल यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट को द्वितीय कौंसल कैम्बेशरी को और तृतीय कौंसल जो है लेबून को बनाया गया। यानी कि फर्स्ट कौंसल नेपोलियन था, द्वितीय कौंसल कैम्बेशरी और थर्ड कौंसल कौन बना, लेबून को बनाया गया। संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य की समस्त शक्तियां जो है वो प्रथम कौंसल को सौंप दी गई। यानी कि समराइज करके हम कह सकते हैं कि 1799 ईस्वी का जो नया वाला संविधान बना, उसने फ्रांस की शासन व्यवस्था का ढांचा जो है ऊपरी तौर पर तो गणतंत्रात्मक रखा है, यानी कि देखने में लग रहा है कि रिपब्लिकन है, लेकिन अंदर से यानी कि इंटरनली अगर देखा जाए तो सारा शक्ति जो है नेपोलियन के अधीन चला गया, जो व्यवस्था को एक तरह से तानाशाही रूप प्रदान करता था। कौंसल शासनकाल में नेपोलियन स्थानीय संस्थाओं की समाप्ति के साथ ही अपने प्रतिद्वंदियों को भी कमजोर करके संपूर्ण व्यवस्था को अपने नियंत्रण में कर लिया। यानी कि जो भी वहाँ पे लोकल टाइप का जो भी गवर्नमेंट था, या जो भी लोकल लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन था, और उसके जो भी मतलब अपोनेंट्स थे, सबको धीरे धीरे कौंसल में जब रहता है तभी उसको ख़त्म कर देता है। अब शासन व्यवस्था में क्या सुधार करता है वो, तो 1789 की क्रांति एवं क्रांति के बाद के काल में बहुआयामी परिवर्तनों से शासन व्यवस्था एवं नौकरशाही प्रणाली विकृत हो चुकी थी। यानी कि 1789 के बाद जो क्रांति हुआ, तो उसके बाद से इतना ज़्यादा चेंज आया वहाँ पे, पॉलिटिकल चेंज, जिससे क्या हुआ, पूरा जो रूलिंग पैटर्न था वहाँ का एक तरह से गड़बड़ हो चुका था। तो इसी काल में निरंतर राजनीतिक अस्थिरता और युद्धों की जटिलता के कारण आर्थिक दशा भी बिगड़ती जा रही थी। अब जब
पॉलिटिकल कंडीशन वहाँ का ठीक नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब होगा, युद्ध में भी संलग्न रहने लगा, उसके कारण भी सब कुछ गृहयुद्ध छिड़ गया, तो पूरा आर्थिक स्थिति वहाँ का खराब हो गया फ्रांस का। तो तत्कालीन फ्रांस में व्यवस्थागत जो है सुधारों की गंभीर आवश्यकता थी, यानी कि प्लान्ड वे में वहाँ पे रिफॉर्म लाने का बहुत ज़्यादा जरूरत था फ्रांस को। नेपोलियन का भी मानना था कि फ्रांस में राजनैतिक मतलब स्थिरता हो एवं उसमें क्रांति के आदर्शों के अनुरूप सुधार हो, यानी कि नेपोलियन भी चाहता था कि वहाँ पे पॉलिटिकल जो है एक तरह से स्टेबल रहे, पॉलिटिकल कंडीशन, यानी कि वहाँ पे सब कुछ एक तरह से स्थिर रहे, और जिस आइडियल पे क्रांति हुआ था, यानी कि जो सोच करके क्रांति को किया था लोग, उसका पालन किया जाए। नेपोलियन ऐसा चाहता था, मानना था उसका, लेकिन ऐसा किया नहीं हो। नेपोलियन ने भी कहा था कि मेरा कार्य क्रांति के परिणामों को स्थिरता प्रदान करना है, और इसके तहत उसने केंद्रीय शासन को शक्तिशाली बनाया, यानी कि वो चाहता था कि जो क्रांति में जो भी लोगों का डिमांड है उसको पूरा किया जाए, और इसके लिए उसने क्या किया, सेंट्रल लेवल पे शासन को मजबूत करना चाहा, केंद्रीय स्तर पर। इस शासन का मूल्य उद्देश्य जनता को सुरक्षा उपलब्ध कराना एवं अराजकता के स्थान पर कानून का शासन स्थापित करना था। तो ये जो नया तरीका लाया नेपोलियन, तो उसके हिसाब से लोगों को सबसे पहले तो सिक्योरिटी देना, उनके प्रॉपर्टी का, उनके लाइफ का, और वहाँ पे एक तरह से जो इंसर्जेंसी था उसको ख़त्म करके पीस को इस्टेब्लिश करना, सब कुछ कानून के हिसाब से चलाना, ये सब नेपोलियन का उद्देश्य था। नेपोलियन ने घोषणा भी किया था कि फ्रांस को समानता चाहिए, न कि स्वतंत्रता। नेपोलियन कहता है कि फ्रांस के लोग पहले से ही एक तरह से स्वतंत्र हैं, इनमें समानता ही नहीं था, सबसे बड़ा इक्वालिटी पैटर्न नहीं था वहाँ के सोसाइटी में। मिडिल क्लास पे ज़्यादा दिक्कत नहीं था, बस टैक्स वगैरह था, वो सब तो अलग बात है, लेकिन उनको एक तरह से पैसा होने के बावजूद भी हीन भाव से देखा जाता, तो सबसे बड़ा कमी यहाँ वहाँ का तो वो था, और नेपोलियन जो है उसी में सुधार लाना चाहता था। फ्रांसीसी शासन व्यवस्था को केंद्रीकृत बनाने के लिए नेपोलियन ने विभागों यानी कि डिपार्टमेंट्स एवं जनपदों यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स की स्थानीय सरकारों को समाप्त करके नए अधिकारियों यानी कि प्रीफेक्ट्स एवं उप अधिकारियों सब प्रीफेक्ट्स की नियुक्ति की। तो नेपोलियन क्या करता है, जो पहले वाला पैटर्न था जिसमें डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया, और नया पैटर्न में प्रीफेक्ट्स और सब प्रीफेक्ट्स लाता है, वहाँ पे सब प्रीफेक्ट का अपॉइंटमेंट करता है। और इसी प्रकार गांव एवं शहरी मेयरों की नियुक्ति केंद्रीय कार्यपालिका यानी कि कौंसल से की जाने लगी, यानी कि जो कौंसल व्यवस्था जो बना हुआ था उससे वहाँ का जो भी मेयर लोग था उसका नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट किया जाता था। साथ ही ध्यान रखा गया कि सभी नियुक्तियां जो है वो योग्यता के आधार पर, यानी कि जो कैपेबल हो, जो उस पोस्ट के लायक हो, उसी को नियुक्त किया जाए, इनकैपेबल लोग को नियुक्त नहीं किया जाए। उपर्युक्त शासन व्यवस्था में परिवर्तन क्रांति के आदर्श के विपरीत थे, लेकिन क्रांति का जो आइडियल था, जो थॉट था, उसके विपरीत जो है वहाँ पे व्यवस्था चल रहा था, क्योंकि क्रांति का ये मतलब नहीं था कि कौंसल से अपॉइंटमेंट हो। ठीक है, क्रांति का क्या मतलब था, लोग चाहते थे कि वहाँ पे लोग एक तरह से वोटिंग सिस्टम लाए, ऐसा कुछ परिवर्तन चाहते थे, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्रांति के माध्यम से सत्ता को विकेंद्रीकृत बनाने का प्रयास किया जाना था, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन करना चाह रहा था, यानी लेकिन कौंसल में नेपोलियन क्या करता है, संपूर्ण फ्रांस की बागडोर अपने नियंत्रण में लेकर के केंद्रीकृत बनाए रखा, यानी कि सेंट्रलाइज कर दिया। लोग चाहते थे डिसेंट्रलाइज हो, विकेंद्रीकरण हो, लेकिन नेपोलियन क्या चाहता था, सेंट्रलाइजेशन हो, यानी कि केंद्रीयकरण हो। इस दृष्टि से उसने क्रांति के स्थान पर क्या किया, पुरातन व्यवस्था को ही स्थापित किया, यानी कि एक तरह से नेपोलियन कोई बदलाव करने में सक्षम नहीं हुआ, भले वो दिखा बदलाव लेकिन कुछ खास बदलाव हुआ नहीं, अतः उसे क्रांति के आदर्श और मूल्यों का हंता भी कहा जाता है। यानी कि एक तरह से जो जीवन देता है वही जीवन लेता है, वैसा वाला फंडा नेपोलियन के साथ भी लागू होता है। अब आर्थिक सुधार नेपोलियन क्या करता है, तो संवैधानिक सुधार तो देख लिया, वो भी गड़बड़ कर दिया। अभी वहाँ के शासन व्यवस्था में सुधार किया, वो भी गड़बड़ कर दिया, यानी कि क्रांति के हिसाब से सुधार वो नहीं कर पाया। आर्थिक सुधार देखते हैं क्या सही किया या गड़बड़ किया। तो 1789 ईस्वी की क्रांति का बड़ा कारण क्या था, फ्रांस का अर्थव्यवस्था का निरंतर दिवालियापन की ओर अग्रसर होना, यानी कि वहाँ का ट्रेजरी धीरे धीरे खाली हो रहा था, फ्रांस जो है वो बैंकरप्ट होने के कगार पे आ गया था। क्रांति एवं बाद के समय में भारी राजनीतिक उथल पुथल से आर्थिक हालात और खराब हो गया, यानी कि पॉलिटिकल कंडीशन खराब था, जिसके कारण वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब हो गया।
कर संरचना जटिल थी, कृषि एवं व्यापार में निरंतर विकृति आ रही थी। यहाँ पे जो टैक्स का सिस्टम था वो काफ़ी जटिल था, यानी कि कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम था वहाँ पे। जो एग्रीकल्चर था, जो ट्रेड था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आ रहा था। अतः आर्थिक सुधार नेपोलियन के कौंसल शासन की प्राथमिकता में रहे। यानी कि नेपोलियन का जो कौंसल सिस्टम था उसमें इकोनॉमिक जो सुधार था, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, वो एक तरह से मेन मतलब फोकस में था। कर व्यवस्था का केंद्रीयकरण किया गया, जो टैक्सेशन सिस्टम था उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। इससे कर व्यवस्था में क्या हुआ, मितव्ययिता बढ़ा, ट्रांसपेरेंसी एक तरह से बढ़ा। अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए नेपोलियन ने 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना किया। ये अच्छा काम किया नेपोलियन की 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस का इस्टेब्लिशमेंट करवाया। बैंक के माध्यम से उसने क्या किया, लोन यानी कि ऋण सुविधाओं का विस्तार किया, एक्सपेंड किया लोन देना लोगों को। इससे क्या हुआ, वहाँ का जो भी इकोनॉमिक जो पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था उसमें एक तरह से अचानक से बूस्ट मिला, आर्थिक घटकों को एक तरह से गति मिली। सामंतों एवं चर्च का जो भी जब्त संपत्ति था उसको किसानों में बांट दिया गया। नेपोलियन ने युद्ध एवं विशाल सेना के खर्च का बोझ जो भी विजित प्रदेश था, यानी कि नेपोलियन जिसको जीत लिया था उसके ऊपर डाल दिया, युद्ध एवं विशाल सेना का खर्च का बोझ। और फ्रांस के नागरिकों को सैन्य खर्च भाग से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। नेपोलियन ने व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में सुधारों की श्रृंखला के तहत आवागमन के साधनों की ओर भी ध्यान दिया। नेपोलियन को यह बात समझ में आ गया कि अगर ट्रेड को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको ठीक करना पड़ेगा। आज भी वही है, अगर ट्रेड को आपको बढ़ाना है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, एयर नेटवर्क सब बढ़िया होगा। जिस देश का जितना ज़्यादा रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज डेवलप है वो उसका एक तरह से इकोनॉमी जो है काफ़ी ऊपर है। और बेस्ट एग्जांपल आप अभी देख सकते हैं अमेरिका का और चाइना का। भारत भी अभी ठीक ठाक प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी भारत को और ज़्यादा डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ज़रूरत है। व्यापारी वर्ग को नवाचार एवं मशीनीकरण अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, यानी कि जो भी न्यू इन्वेंशंस हो रहे थे उस टाइम में, 1790s के टाइम में जो भी मशीन वगैरह इन्वेंट हो रहे थे उसको अपनाने के लिए मतलब एक तरह से प्रेरित किया गया, जागरूक किया गया नेपोलियन के द्वारा। फ्रांसीसी उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, यानी कि जो भी फ्रांस में बनता था उसको एक तरह से शोकेस किया जाता था ताकि लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीदने के लिए आकर्षित हो। स्वदेशी उद्योग के संरक्षण के लिए एक और इंग्लैंड की वस्तुओं पर रोक लगाई गई तो दूसरी ओर अधीनस्थ देश से सस्ते दामों पर कच्चा माल आयात करके उद्योगों की लागत को कम करके वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी बनाया गया। यानी कि क्या किया गया, सबसे पहले तो इंग्लैंड उस टाइम मेजर प्रोड्यूसर था, इंग्लैंड ही सारा जो बना बनाया माल था उसको सप्लाई करता था, तो उसको तो नेपोलियन रोक देता है। उसके बाद जो है कच्चा माल को दूसरे देश से कम दाम में इंपोर्ट कराता है और अपने जो फ्रांस में तैयार करवाता है, और कच्चे वो उसके एक तरह से कीमत को भी कंट्रोल करता है, कम उद्योगों की लागत को क्या करता है, कम करके, और वस्तुओं को एक तरह से मार्केट में कंपटीशन में लाता है। जो फ्रांस में अभी क्या है, इंडिया में जो सामान बनता है वो चाइना के कंपैरिजन में महंगा होता है, इसलिए जो लोग चाइनीज़ के तरफ ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अगर जो चीज़ इंडिया में बने और वो चाइनीज़ जो भी प्राइस है गुड्स का उससे कम्पिटिट कर पाए, यानी कि उसी के लगभग में प्राइस रहे, तो हम लोग इंडिया नहीं खरीदेंगे। तो वैसा नेपोलियन उस टाइम करना चाहा। आर्थिक सुधारों के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो नेपोलियन के कार्य क्या है, क्रांति विरोधी दिखाई पड़ते हैं। यानी कि नेपोलियन का जो आर्थिक सुधार था वो भी एक तरह से क्रांति के पक्ष में नहीं जा करके क्रांति के विपक्ष में ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, यह हम आगे क्रांति काल में प्रत्यक्ष करों को बढ़ाने एवं अप्रत्यक्ष कर घटाने की मांग की गई, यानी कि डायरेक्ट कर को बढ़ाने और इनडायरेक्ट कर को घटाने की डिमांड की गई। लेकिन नेपोलियन के आर्थिक सुधारों में प्रत्यक्ष कर को कम किया गया, लेकिन डायरेक्ट टैक्स को नेपोलियन क्या करता है, कम कर देता है। इस कारण जो है प्रत्यक्ष करों से प्राप्त कुल आय कम होती गई, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स मिलता था नेपोलियन को वो कम हो गया, और अप्रत्यक्ष कर बढ़ने से आम नागरिकों पर कर का भार बढ़ गया, जो क्रांति के आदर्श के बिल्कुल विपरीत था। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स लोगों पे बढ़ते चला गया। अब क्रांति में लोग ये नहीं चाहते थे कि इनडायरेक्टली उन पे टैक्स लगे, इनडायरेक्ट टैक्स का भार उन पे बढ़े, लेकिन डायरेक्ट टैक्स तो नेपोलियन हटा दिया, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स उन पे लगा दिया, किसी और माध्यम से टैक्स लगा दिया।
लोगों को क्या कोई फायदा हुआ नहीं इससे। इसी कारण नेपोलियन ने राज्य के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का संचालन एवं नियमन किया, जबकि क्रांति काल में मांग मुक्त व्यापार व्यवस्था की रही। यानी कि नेपोलियन जो है एक तरह से जो वहाँ का इकोनॉमी था उसका संचालन और नियमन किया, यानी कि उसमें रूल्स और रेगुलेशन लाने का कोशिश किया, लेकिन क्रांति का ये मांग बिल्कुल भी नहीं था। जो वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ था उसका डिमांड था फ्री ट्रेड का, कि सबको मुक्त व्यापार का क्या किया जाए, एक तरह से व्यवस्था करा जाए। अतः नेपोलियन के सुधारों से आर्थिक व्यवस्था को त्वरण तो मिला, लेकिन ये सुधार क्रांति की भावनाओं से बिल्कुल विपरीत थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस। जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी आ जाएगा।